हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटेट 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर और इस पेपर की सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो ये है सीडीपी का सेक्शन और इसका पहला क्वेश्चन है, किस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होती है। यानी ऐसे जो विकल्प होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं उन्हीं को वो ढूंढता है। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन विच मेथड अ पर्सन डज नॉट फाइंड ऑल द ऑप्शंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बट ही ओनली सेलेक्ट्स दोज ऑप्शंस एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच ही फाइंड्स एप्रोप्रिएट। तो ऐसी विधियों का आपने चयन करना है जिसको एक व्यक्ति समस्या समाधान के लिए ढूंढता है, जो क्या होती हैं, रेलेवेंट होती हैं, प्रासंगिक होती हैं, संगत होती हैं। पहला ऑप्शन है स्वतः शोध अन्वेषण, दूसरा है यादृच्छिक अन्वेषण, तीसरा है साधन साध्य विश्लेषण और चौथा है पश्चगामी विश्लेषण। तो आपको अपने आंसर्स कमेंट में बताने हैं, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतः शोध अन्वेषण। इंग्लिश में आप इसको पढ़िए ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है खोज के माध्यम से उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जो उससे उसके संगत होती हैं, जो समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या होती हैं, रेलेवेंट होती हैं। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है, जो ह्यूरिस्टिक जो मेथड है उसको किसने दिया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और नहीं पता है तो मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो देखिए, आपको अगर जैसे 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, आपको अगर 1-2 ऑप्शन भी आप मैच कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। जैसे पहला ऑप्शन है ग्रामर। तो ग्रामर में आपको पता है क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल वाला ऑप्शन आपको देखना है, पहचानने योग्य भाषा, बोलने की क्षमता, भाषा में निहित नियम। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा बी। यहीं से आपको नीचे देखना है, अगर कहीं पे आपको दिखेगा ए का बी, पहले का बी, तो इसमें नहीं है, दूसरे वाले में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो यहीं से आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ों को आप मिला सकते हैं। ग्रामर में निश्चित नियम होते हैं। बैबलिंग में क्या होता है, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, इसमें बच्चा शुरू में 1-2 शब्द बोलता है या बैबल करता है। इसके बाद अगर मैं सीमेटिक की बात करूं तो सीमेटिक संबंधित होता है ऑप्शन नंबर डी, बोलने व लिखने की भाषा के अर्थ को समझना। भाषा का जो अर्थ होता है, बोलना हो चाहे लिखना हो, उसके अर्थ को समझना सीमेटिक डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें फोनोलॉजिकल विकास, ये साउंड से संबंधित होता है, जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो आप बोलते हैं उससे संबंधित ये होता है। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे होगा ऊपर, सबसे ऊपर पहचानने योग्य भाषा बोलने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर। जल्दी से अपना आंसर बताइए, कैसे कारक हैं, साइकोलॉजिकल कारक हैं यानी मनोवैज्ञानिक कारक हैं। ठीक है, तो पहला है विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा ये क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। दूसरा सुंदर कक्षा कक्ष, तो इसका साइकोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, ये भौतिक कारक है। ठीक है, इसके बाद रुचि एवं विद्यार्थियों की अविषमता, तो इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, ये दोनों, इंटरेस्ट भी क्या है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इसके बाद है विद्यालय की आधारभूत संरचना। तो यहाँ पे विद्यालय की आधारभूत संरचना क्या हो गया, भौतिक कारक हो गया। ठीक है, तो पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी। देखो भाई, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, यानी जो दिव्यांग बच्चे होंगे, या फिर किसी को सुनने में दिक्कत होगी, या फिर किसी को देखने में दिक्कत होगी, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, अधिगम सामग्री रंग बिरंगी होनी चाहिए। दूसरा, बहुसंवेदी यानी मल्टी सेंसरी होनी चाहिए। तीसरा, आकार में बड़ी होनी चाहिए। और चौथा, आकर्षक होनी चाहिए। देखो, आकर्षक भी होनी चाहिए, अगर वो दृष्टिबाधित है तो बड़ी भी होनी चाहिए, और रंग बिरंगी भी हो सकती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बहुसंवेदी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मल्टी सेंसरी का मतलब है कि उसकी जो सारी सेंसेस हैं, जैसे देखना हो गया, सुनना हो गया, टच करना हो गया, ये सारे सेंसेस उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें काम करेंगी, वही जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा वो ज़्यादा उपयोगी होगा या ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है, और उस व्यवहार को करने से बचता है जिससे उसे नकारात्मक परिणाम मिले, यह उदाहरण है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। When a student learns to perform behaviors that produce positive outcomes and to avoid behavior that yields negative outcome, this is an example of। देखो भाई, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा है समक्षणिक अनुबंधन, और चौथा है संकेतकालिक अनुबंधन। पहला वाला मैंने आपको बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये दी थी किसने? स्किनर ने। और इसमें क्या होता है, पहले रिस्पॉन्स किया जाता है और उसके बाद उसको क्या दिया जाता है? पुनर्बलन, या फिर पुनर्बलन दो तरीके का होता है, एक तो होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। अगर वो रिस्पॉन्स सही दिशा में करेगा तो उसको पॉजिटिव पुनर्बलन मिलेगा, और अगर रिस्पॉन्स गलत करेगा तो उसको गलत पुनर्बलन मिलेगा। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है किसने? स्किनर ने। दूसरा वाला जो सिद्धांत है ये दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये दी है किसने? पैवलोव ने। और इसमें क्या होता है, पहले उसको स्टिमुलस दिखाया जाता है और उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पहले अगर वो पॉजिटिव आउटकम देता है, पॉजिटिव आउटकम एंड टू अवॉइड बिहेवियर यील्ड्स नेगेटिव आउटकम, तो यहाँ पे सकारात्मक क्या करता है? परिणाम देता है। किस लिए? ताकि उसको क्या मिले? सकारात्मक पुनर्बलन मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आप किस परिस्थिति में विद्यार्थियों को सतत पुनर्बलन देंगे? इन विच सिचुएशन विल यू गिव कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट टू स्टूडेंट्स? पहला, पूर्व व्यवहार को स्थापित करने के लिए, तो उसका जो पहले का व्यवहार है उसको स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए हो सकता है। तीसरा, नए व्यवहार को बनाए रखने के लिए। तो आप जब कंटिन्यूअस पुनर्बलन देते हैं तो आप क्या करते हैं? उसके नए व्यवहार को स्थापित उसमें करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि आपने अभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैश लाइट लहराते हुए देखा और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया, तो आप विज्ञ हैं स्मृति के संचालन से, डैश स्मृति के संचालन से। इफ़ यू हैव एवर वॉच्ड समवन वेव अ फ्लैश लाइट इन डार्क रूम एंड परसीव्ड trails of light behind it, you are familiar with the operation of dash memory। ऑप्शन नंबर ए, लघुकालिक स्मृति, दूसरा दीर्घकालिक, तीसरा प्रक्रियात्मक, चौथा सेंसरी मेमोरी या संवेदी स्मृति। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपने किसी को फ्लैश लाइट लहराते हुए कमरे में देखा और
जो आपकी नज़रें होती हैं वो क्या करती हैं, लाइट को फॉलो करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पंखा चलता है तो आपको ऐसे लगता है कि पंखा ऐसे लगता है कि पूरा घिरा हुआ है, यानी वो थोड़ी कुछ सेकंड के लिए क्या रहता है, आपकी आंखों के सामने रहता है, जिसकी वजह से पंखे की जो प्लेटें होती हैं वो हमें नहीं दिखती हैं। तो सेंसरी मोटर जो सेंसरी जो मेमोरी होती है उसमें 2 3 या 4 सेकंड के लिए ही क्या होता है, कोई चीज़ हमारे सामने रहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदी स्मृति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बच्चे की कौन सी विशेषताएं हैं? अधिगम अक्षम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड? पहला, अच्छी ध्यान अवधि। तो अच्छी ध्यान अवधि लर्निंग अक्षम बच्चे की नहीं हो सकती है। लिखते समय अक्षरों को जोड़ना छोड़ना ये हो सकता है। गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में समावेशी वातावरण के विकास में सहायक होगा? Which of the following will help in the development of inclusive environment in school? फर्स्ट, सभी गतिविधियों में पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। तो सभी गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना, ये इसकी विशेषता हो सकती है, समावेशी वातावरण की विशेषता हो सकती है। दूसरा, बाधा रहित वातावरण का सृजन करना, ये भी सही है। तीसरा, पाठ्यचर्या अनुकूलन एवं कक्षा कक्ष प्रबंधन। तो पाठ्यचर्या अनुकूलन, इसका मतलब है कि सामान्य और विशिष्ट बालक जब साथ साथ में रहेंगे तो हमें जो करिकुलम है हमारा, उसमें क्या कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं, बच्चों के हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशित शिक्षा की अवधारणा को व्यक्त करता है? Which of the following statements express the concept of inclusive education? फर्स्ट है, सभी बच्चे साथ सीखते हैं, सही है। क्षमताओं के स्थान पर अक्षमताओं पर अधिक ध्यान, ये वाला गलत हो सकता है, क्योंकि देखिए हम बच्चे की क्षमताओं पे ध्यान देते हैं ना कि उसकी अक्षमताओं पे, तो हमें उसको सक्षम बनाना होता है ना कि अक्षम, तो ये वाला यहाँ पे गलत होगा। तीसरा देखिए, व्यक्तिगत सीखने के तरीके पर ध्यान। आपको पता है कि विद्यालय में जितने बच्चे होते हैं क्लास में, सब में क्या होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके बीच होते हैं। तो प्रत्येक की जो व्यक्तिगत सीखने के तरीके हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है, समतापूर्वक सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 ध्यान केंद्रित करती है। एनईपी 2020 फोकसेस ऑन, पहला, रचनात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड, इस पर भी करती है। योगात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड, योगात्मक मूल्यांकन को अब इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। व्यापक आकलन पर अधिक आधारित प्रगति कार्ड पर, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, 360 डिग्री समस्त प्रगति कार्ड पर। तो जब मैंने अपना यूटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा ये वाला क्वेश्चन इसमें गलत हो गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 360 डिग्री समस्त प्रगति कार्ड, 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा तरीका शिक्षक को न केवल बच्चे के सीखने में गैप को समझने अपितु स्वयं के शिक्षण अधिगम को बच्चों की आवश्यकताओं एवं सीखने के तरीके के अनुसार समीक्षा करने, संशोधित व चिंतन करने में सहायता करता है? Which of the following ways of assessment help teachers not only to understand the learning gaps of each child but also to reflect, review and modify their teaching learning as per the need and learning styles of students?
तो इजी क्वेश्चन है और ये जो असेसमेंट है ये अभी के करंट सिनेरियो में काफ़ी प्रचलित है और इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। पहला है अधिगम आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, दूसरा है अधिगम के लिए आकलन, तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन, तीसरा है अधिगम के लिए आकलन, चौथा है प्रोन्नति के लिए आकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के रूप में आकलन, सॉरी अधिगम के लिए आकलन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपको बताता हूं कि अधिगम के लिए आकलन क्या होता है। जो हमने असेसमेंट करना है वो अधिगम के लिए करना है, लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी जो हमने सिखाना है उसके लिए आकलन करना है, ठीक है, कि हम किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों की क्या योग्यताएं हैं, क्या उनकी रुचियां हैं और क्या वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं के आधार पर ही हमें क्या करना है, अपना जो टीचिंग प्लान है उसको तैयार करना है। तो अधिगम के लिए आकलन में ये सारी चीज़ें सम्मिलित होंगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अधिगम का आकलन, जो अधिगम के लिए आकलन होता है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ये आकलन होता है। जो दूसरा है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, और जो दूसरा है अधिगम का आकलन, ये होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंत में, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो लास्ट में हम ये आकलन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, और उसके मार्क्स हम क्या करते हैं, उनके लिए मार्क्स हम तय करते हैं कि इस बच्चे को इतने मिले, इस बच्चे को इतने मिले। तो ये वाला जो आकलन है इसको अब ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, और ये वाले आकलन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही एक आकलन और है, अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो आपस में ही क्या करते हैं, अपना असेसमेंट करते हैं। इसको हम पीयर असेसमेंट भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अपने सभी काम निर्धारित समय में पूरे करती है, वह नियमित रूप से पढ़ाई करती है क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। रक्षा कंप्लीट्स ऑल हर वर्क इन ड्यू टाइम, सी स्टडीज रेगुलरली बिकॉज सी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। सी इज, पहला आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, दूसरा बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, तीसरा प्रशंसा पाने के लिए अभिप्रेरित है, चौथा कठिन परिश्रमी है। देखिए, प्रशंसा पाने के लिए वो अभिप्रेरित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंतरिक रूप से वो क्या है, अभिप्रेरित है, इंटरनली वो क्या है, मोटिवेटेड है, क्योंकि उसे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। अगर यहाँ पे प्रशंसा पाने के लिए वो ये करती तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी विद्यालय में कितना अभिप्रेरित है, यह जानने के लिए आप किस तकनीक का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। विच टेक्निक कैन यू यूज इजीली टू नो दैट हाउ मच अ चाइल्ड इज मोटिवेटेड इन स्कूल। ए अवलोकन, बी प्रक्षेपीय विधि, सी प्रश्नावली विधि, डी व्यक्तिवृत्त विधि। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन विधि। तो आप कैसे पता करेंगे कि कोई जो विद्यार्थी है वो कितना अभिप्रेरित है पढ़ने के लिए। तो देखिए, मान लीजिए आपने टास्क दिया सभी बच्चों को, और टास्क जब बच्चे कर रहे होते हैं तो आप उसके दौरान क्या कर सकते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अवलोकन करने से आपको पता चलेगा कि अलग अलग जो बच्चे हैं वो किस तरीके से उस काम को कर रहे हैं और कितने मोटिवेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार एक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता पर पहुंच जाता है को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, अ स्टेट इन विच पीपुल रीच देयर फुलेस्ट पोटेंशियल इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन पिछला वाला जो पेपर था 2020 वाला, उसमें भी
पूछा गया है। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करने चाहिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। तो पहला है स्वजागरूकता, दूसरा है आत्मसिद्धि, तीसरा है आत्मसम्मान, चौथा है आत्म प्रभावकारिता। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्म सिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है, यदि किसी बच्चे में प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता है तो यह दर्शाता है कि उसकी, इंग्लिश में अगर देखें, इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल आफ्टर ट्रेनिंग देन दिस इंडिकेट्स हिज। प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता। अगर हमने किसी बच्चे को ट्रेन किया और उसके बाद उसने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया या फिर धारण कर लिया, तो इस क्षमता को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन है, कथन एक, संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो जो संवेग यानी जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको मेच्योरिटी और जो लर्निंग है वो दोनों ही क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है। ये दोनों प्रक्रियाएं, कथन दो, ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तथा परस्पर संबंधी हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की अवधारणात्मक समझ के परीक्षण हेतु सबसे उपयुक्त है? Which of the following question will be most appropriate for testing the conceptual understanding of students? A, भारत की राजधानी क्या है? B, 9 ग्रहों के नाम बताइए। C, रेगिस्तान में पौधों के कांटे क्यों होते हैं? और D, किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? देखिए, अगर आप किसी बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि उस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चा सोच सकता है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो भारत की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे सिंपल क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसका एक ही आंसर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, दिल्ली। दूसरा, 9 ग्रहों के नाम बताइए। अगर यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो 9 ग्रह हैं उनके नाम बताइए, तो आप केवल 9 ग्रह ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इसके बाद, रेगिस्तान में पौधों के कांटे क्यों होते हैं? पौधों के कांटे क्यों होते हैं? तो ये क्वेश्चन सोचने वाला है कि वहाँ पे कांटे क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, दूसरा वहाँ पे रेत है ना, तो ऐसे आप इसको सोच सकते हैं, और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चा सोचेगा कि वहाँ पे किन किन कारणों से ये कांटे उनमें होते होंगे। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसके बाद है डी वाला, किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो आप सीधा सीधा आंसर देंगे महात्मा गांधी जी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान में पौधों के कांटे क्यों होते हैं। निम्नलिखित में से आप किस बच्चे को सृजनात्मक कहेंगे? आउट ऑफ द फॉलोइंग टू व्हिच चाइल्ड विल यू से क्रिएटिव? इनमें से किस बच्चे को आप सृजनात्मक कहेंगे? पहला, जो नए विचार प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही। जो नई वस्तुएं बनाता है, बिल्कुल सही। जो अपने कार्य में नवीनता और मौलिकता का प्रदर्शन करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 से 8 वय वर्ग के बच्चों के विकासात्मक कार्य हैं। डेवलपमेंट टास्क्स ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 6 to 8 ईयर्स आर। पहला, 2 शब्द बोलना। 6 से 8 साल के बच्चे 2 शब्द नहीं बोलते हैं, ये पूरा सेंटेंस बोल लेते हैं। ठीक है, और समझ भी लेते हैं। इसके बाद आगे अगर देखें, दूसरा है सरल खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना, बिल्कुल सही है। तो शारीरिक कौशल वो सीखते रहते हैं 6 से 8 एज में और इससे आगे भी। ठीक है,
पढ़ने, गणना करने एवं लिखने के मूलभूत कौशलों का विकास। तो ये भी इनके अंदर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो अक्षर ज्ञान उनको होने लगता है, गिनतियाँ वो लोग सीखने लगते हैं, और ये मूलभूत हैं, ठीक है, आधारभूत कौशल, यानी जो बेसिक कौशल हैं, अक्षर हो गए, गिनती हो गए, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। रीना एक प्रतिभावान छात्रा है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसे मेधावी कहा जा सकता है, किंतु वह सदैव महसूस करती है कि उसकी कक्षा नीरस है। एक शिक्षक के रूप में आप रीना की कैसे सहायता कर सकते हैं? रीना इज़ अ टैलेंटेड गर्ल। On the basis of intelligence testing, she can be said brilliant, but she always feels that her class is boring. But how can you help Reena as a teacher? देखो, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, एक क्लास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग मेंटल लेवल के बच्चे होते हैं, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई एवरेज होता है ना। तो यहाँ पे जो ये बच्ची है, ये कैसी है? प्रतिभावान है। तो जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, अगर आप क्लास में एवरेज बच्चों के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा क्या लगता है? क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगती है, क्योंकि उनको वो चीज़ें पहले से ही आती हैं। तो इसमें आप रीना की सहायता कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला है, उसे सामान्य शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाकर। ये नहीं कर सकते, सामान्य विधि तो चल ही रही है। दूसरा है, उच्च स्तरीय कौशल विकास हेतु रोचक शिक्षण विधि का प्रयोग करके। तो यहाँ पे रोचक शिक्षण विधि, उच्च स्तरीय कौशल के विकास है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। उसको कक्षा का मॉनिटर बनाकर, मॉनिटर बनाने से उसको सिखाया नहीं जा सकता या उसकी मदद नहीं की जा सकती है। उसको अधिक गृह कार्य देकर। देखिए, इसमें जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तरीय कौशल विकास हेतु रोचक शिक्षण विधि का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में टीम भावना के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण सहायक होगा? Which of the following environment will help in the development of team spirit among students? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सुनिश्चित की जानी चाहिए? ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंश्योर्ड? पहला, डिजिटल टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं। आईसीटी का प्रयोग, अधिकतम उपयोग, ये भी कर सकते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण। चौथा, व्याख्यान विधि का प्रयोग। देखिए, अभी के हिसाब से जो एनईपी 2020 है या एनसीएफ 2005 है, इसमें जो व्याख्यान विधि है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं, आईसीटी का प्रयोग हम अधिकतम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक क्लास में अलग अलग मेंटल लेवल के बच्चे होते हैं और सभी को आपको क्या करना है? एजुकेशन देनी है, सभी को आपने क्या करना है? पढ़ाना है। तो उनके हिसाब से, व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से ही हमें पढ़ाई करनी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? पहला, उच्च आईक्यू किंतु अस्थिर। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं, एक अच्छा संवेगात्मक अच्छी संवेगात्मक जो बुद्धि होगी उसकी विशेषताएं क्या होंगी? देखिए, आईक्यू तो उच्च है लेकिन अस्थिर है, यानी उसके जो संवेग हैं वो स्थिर नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरों को अभिप्रेरित करने की में क्षम, ये हो सकता है। स्वयं के संवेगों का प्रबंधन, मैनेजिंग वंस ओन इमोशंस, तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे विश्व के विषय में बढ़ते ज्ञान का निर्माण निम्न दो प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चे विश्व के विषय में, जो विश्व है
जो वर्ड है उसके बारे में वो ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो कौन सी दो प्रक्रियाएं हैं जो इससे संबंधित हैं? पहला आत्मसात्यकरण एवं अनुकूलन, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा ये कंफ्यूज करते हैं। तो एसिमिलेशन, पहला है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, दूसरा है एसिमिलेशन एंड स्कैफोल्डिंग, तीसरा है स्कीमा एंड एसिमिलेशन, चौथा है स्कीमा एंड एकोमोडेशन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। देखिए एसिमिलेशन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। और एकोमोडेशन का मतलब होता है जो पहले सीखा हुआ ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को जोड़ते हुए मॉडिफिकेशन करना, मतलब उसमें परिवर्तन भी साथ में करना है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं स्कैफोल्डिंग की, तो स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि स्कैफोल्डिंग, अगर कोई बच्चे को कोई समस्या दी गई है और उसको कहीं पे दिक्कत हो रही है तो उसको हम थोड़ी सी हिंट दे सकते हैं, ठीक है, क्या दे सकते हैं, क्लू दे सकते हैं, थोड़ी सी उसको हिंट दे सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, मचान या पाड़। अगर मैं स्कीमा की बात करूं तो स्कीमा क्या होती है, हमारी जो मेंटल संरचनाएं हैं वो होती हैं, ठीक है, मानसिक संरचनाएं क्या कहलाती हैं, स्कीमा कहलाती हैं। और जो अनुकूलन होता है उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन तो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छोटे बच्चों में स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरों से भिन्न करने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? द इनेबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन टू डिस्टिंग्विश देयर ओन पर्सपेक्टिव फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एज। जो बच्चों का दृष्टिकोण होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो दृष्टिकोण रखते हैं वो अपने ही दृष्टिकोण को ऊपर रखते हैं, यानी वो क्या करते हैं, अहम केंद्रित होते हैं कि जो उन्होंने कहा है वही क्या है, सही है और औरों की बातें गलत हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। अब हिंदी में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करते हैं क्योंकि हिंदी में इनके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी इनको देख सकते हैं। इसको अहम केंद्रिता भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर पर नैतिकता को जांचा जाता है। एट द कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी मोरलिटी इज जज्ड इन टर्म्स ऑफ। देखिए कोलबर्ग का क्वेश्चन पिछले 2-3 पेपरों में भी आया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोलबर्ग की 3 स्टेजेस होते हैं और 6 चरण होते हैं। पहली स्टेज होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरी होती है कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, और तीसरी होती है पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो यहाँ पे बात की है पारंपरिक अवस्था की, और इसमें क्या बात होती है इसको इसने पूछा है। पहला समाज के नियम कानून के आधार पर है, दूसरा इसके परिणामों के आधार पर है, तीसरा अमूर्त सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर है, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो पारंपरिक स्तर है, कोलबर्ग का जो पारंपरिक स्तर है, इसके अंतर्गत समाज के नियमों के आधार पर व्यवहार किया जाता है। आगे चलते हैं। बहुत प्रकार की बुद्धियां होती हैं जैसे शाब्दिक, गणितीय, शारीरिक, गत्यात्मक आदि। इस अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया था? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कहीं पे बहुबुद्धि पूछ रहा है, कहीं पे एक बुद्धि, कहीं पे एक कारक बुद्धि, कहीं पे द्विकारक बुद्धि, कहीं पे बहुबुद्धि, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है, तो जल्दी से अपना आंसर आप बता सकते हैं। पहला है बीने, दूसरा है गार्डनर, तीसरा है स्टर्नबर्ग, चौथा है वेचलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी हैं, जिनको हम जानते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से, ठीक है। अल्फ्रेड बीने, आपको कमेंट में बताना है कि इन्होंने कौन सी बुद्धि दी है, कौन सी बुद्धि की अवधारणा दी है। अगला क्वेश्चन है ऐसे शील गुण जो अत्यधिक आनुवांशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़ता पूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे शील गुण जो अत्यधिक आनुवांशिक होते हैं, मीन्स
जो आनुवांशिक रूप से मिलते हैं, ऐसे गुण, उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़तापूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। आगे बता रहा है, लंबाई अत्यधिक आनुवांशिक होती है, किंतु पोषण एवं अन्य कारकों के परिणामस्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बढ़ी है। तो देखिए ये दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं, क्योंकि जो सील गुण था उसका छोटा होना, ठीक है, इतनी हाइट उसकी नहीं थी, लेकिन पर्यावरणीय कारक क्या थे, पोषण एवं जो अन्य कारक थे उसके परिणामस्वरूप उसकी लंबाई, उनकी औसत जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो गई। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन सत्य है तथा उसकी व्याख्या भी सत्य है। लास्ट क्वेश्चन है, जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतनी ही सरलता से बाद में सूचना को याद किया जा सकेगा। जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उस समय पर प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है तो सूचना के दीर्घकालिक मेमोरी में प्रवेश करने की संभावना उतनी अधिक होती है। इंग्लिश में देखते हैं, द ग्रेटर द एफर्ट expended in processing information, the more readily the information will be recalled later. Deeper the levels of processing that takes place when we encounter new information, the more likely the information is to enter long term memory. तो इसका जो आंसर होगा, ये दोनों ही कथन सही हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सही हैं। तो यूटेट 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था इसकी CDP हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब आपके सारे पेपर अभी तक के ख़त्म हो गए हैं 2019 से लेकर 2022 तक के। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इन्हीं पेपरों की EVS, ठीक है। तो EVS का सेक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करना और अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तैयारी करते रहिए। साइनिंग आउट।